हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है मेरे दोस्त कि मेरा तबीयत खराब था, तो सुबह में अभी बुखार से हम पीड़ित थे, तो सुबह में हमने क्लासेस बाबू में नहीं लगाई। तो अभी थोड़ा सा हम हल्का महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरे दोस्त अच्छा महसूस कर रहे, तो हमने सोचा मेरे दोस्त चलिए आपका जो ना वीडियो रिकॉर्डेड दे देते हैं आज, है ना। क्योंकि क्या पता मेरा तबीयत जो ना वो फिर से वापस से वही वाला स्थिति हो जाए, क्योंकि फिर वापस से धीरे धीरे जो ना वो बढ़ रहा है। तो इसी कारण से मैंने सोचा मेरे दोस्त आपको जो ना वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाए, क्योंकि अभी जो ना फिलहाल लाइट की स्थिति भी नहीं है, अभी लाइट भी नहीं है, तो मैं बैटरी से जो ना ये आपका जो ना क्या कर रहे हैं हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोनों स्थिति भी हमारी चल रही है, ठीक ही नहीं चल रही है, तो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। ओके ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त क्या, घनानंद और साथ में स्वदेशी कविता पढ़ने वाले हैं। घनानंद के लेखक तो घनानंद, यानी इन्होंने दो पद लिखा था मेरे दोस्त, एक अति सुधो स्नेह को मार्ग है, और एक जो ना मोह आंसू वाहिनी लय वर्षौ, यानी मेरे दोस्त दो पद जो ना घनानंद साहब ने लिखा था। और आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा सबसे पहले जानकारी हासिल करते हैं, उसके बाद से हम लोग स्वदेशी कविता की तरफ भी पढ़ेंगे। ये मात्र 4-4 लाइन के पद है, दो इनके, हम उसको निपटाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ओके ना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले देखा जाए तो कवि परिचय के बारे में देखते हैं। तो कवि आपको तो पता ही, इस चैप्टर के कवि कौन है, तो घनानंद साहब। कौन है मेरे दोस्त, घनानंद है, ठीक है ना। इनका जन्म जो है ना वो 1689 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1739 ईस्वी में हुआ था। ये मेरे दोस्त रीति काल के कवि थे, और इनकी मृत्यु जो थी वो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा जो ना वो हो गई थी, है ना। नादिर शाह के सैनिकों ने इनको मारा था। ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ जो है ना ये क्या थे, मीर मुंशी थे, याद रखिएगा। ये भी मुगल बादशाह गुरु नानक बाबर से मिले थे। और मेरे दोस्त ये किसके समय के थे, आपके क्या बोलते हैं, रसखान किसके समय के थे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जरूर, रसखान किसके समय के थे। और ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में थे, है ना, यानी ये भी मेरे दोस्त मुगल काल में ही थे। उसके बाद से इन्होंने मरने से पहले 3 बार रज 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 कहा था। घनानंद जो है ना वो प्रेम के पीर कवि है ना भैया हमारे, ये प्रेम के कवि है। ये कौन, घनानंद जो है वो प्रेम के कवि है मेरे दोस्त, ये प्रेम के कवि हैं। आगे देखा जाए अगर तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो सवैया छंद में लिखी गई है ना। इनकी प्रमुख रचना जो है वो सवैया छंद में लिखी गई है। इनकी भाषा परिष्कृत और शुद्ध जो ना वो ब्रज भाषा है, एकदम शुद्ध ब्रज भाषा है मेरे दोस्त, इसमें कोई मिलावट बाबू मेरे नहीं है। ये सुजान नाम की नर्तकी से प्यार करते थे मेरे दोस्त, है ना। ये सुजान नाम की नर्तकी से ये प्यार करते थे, बहुत ही प्यार करते थे ये, है ना। उसके बाद से देखा जाए इनकी प्रमुख रचना है सुजान सागर, विरह लीला, ये रसकेली वल्ली, है ना। और भी मेरे दोस्त इनके अलग अलग जो ना वो रचनाएं बाबू मेरे है, जो आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त कहां, आपके चैप्टर के पेज नंबर 117 पर मिलेगा। आप 117 नंबर पेज बाबू मेरे आप देखिएगा, हिंदी के गोधुली की बात करें, गोधुली का, है ना, कितना मेरे दोस्त 117 नंबर पेज पे आप जो ना देखिएगा, वहां पर आपको चीजें मिलेंगी। और रज रज का मतलब क्या होता है, धूल धूल धूल, उन्होंने मरते समय ऐसा जो ना उन्होंने कहा था। तो आइए इनका पद देखते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले देखा जाए तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है। देखिएगा मेरे दोस्त क्या कहना चाह रहे हैं कवि, तो कह रहे कि अति सुधो स्नेह का मार्ग है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं, तहां सचे चले तनी अपना पाऊ, झुके झुके कपटी ते निझाक नहीं, है ना। मतलब क्या है मेरे दोस्त, इन्होंने क्या कहा, ये जरा ध्यान से और प्यार से सुनिएगा। इन्होंने क्या कहा मेरे दोस्त कि कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग जो है वो अति सीधा है और सुगम है। प्रेम का मार्ग क्या है मेरे दोस्त, अति सीधा है और सुगम है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हम सबको जानते हैं, है ना भाई। क्यों सुगम है, क्यों सरल, आज नहीं, आज के जमाने में नहीं, गलत बात, आज के जमाने में नहीं, हाँ आज के जमाने में नहीं। आज तो कुछ भी मियां मेरे सरल सुगम आज कुछ भी नहीं है। आज के जमाने में कुछ भी सरल और सुगम बाबू मेरे नहीं है। तो वही बता रहे हैं कि कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग जो है वो अति सीधा और सुगम है, सरल है, जिसमें थोड़ा सा भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं होती है। इसमें टेढ़ापन या फिर धूर्तता बाबू मेरे नहीं होती है, किसी प्रकार कोई छल कपट बाबू मेरे नहीं होता है। प्रेम बस निस्वार्थ होता है, प्रेम निस्वार्थ होता है। लेकिन आज का प्रेम अगर बात करें मेरे दोस्तों, आज का प्रेम जो है वो स्वार्थ से परिपूर्ण होता है। एकाध कहीं आपको देखने को मिलेगा जो निस्वार्थ प्रेम होता है, जो इंसान एक दूसरे के लिए मेरे दोस्त जो जान देने के लिए तैयार होते हैं, इसमें निसंदेह मेरे दोस्त वो निस्वार्थ प्रेम होता है, जहां पर किसी प्रकार कोई लाभ की चिंता बाबू मेरे नहीं की जाती है। लेकिन आजकल के जमाने में वही वाला मामला है मेरे दोस्त, एक आध कहीं देखने को मिल जाता है ना। अब वो मत समझ लेना मेरे दोस्त, सीमा सचिन की बात मत समझ लेना, है ना। सीमा हैदर और सचिन की बात मेरे बिल्कुल ही मत समझ लेना, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हाँ हम उनकी बात बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए, दुर्दना नहीं होता, उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल है,
तथा अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है। इस पथ पर बस वही व्यक्ति बाबू मेरे चलेगा जो अंदर से एकदम निर्मल है, उसके अंदर किसी प्रकार का छल कपट धूर्तता नहीं है, वो निस्वार्थ भाव से जीता है और उसने प्रेम के प्रति खुद को समर्पित कर लिया है। वही व्यक्ति जो ना प्रेम पथ पे चल सकता है, क्योंकि इस पे मेरे दोस्त कष्ट होता है, काफी ज्यादा भैया मेरे कष्ट होता है, और थोड़ा सा कष्ट होगा ना तो भैया मेरे रास्ता लोग जो ना वो बदल लेते हैं, है ना, रास्ता बदल लेते हैं, चल निकल यहाँ से, निकल निकल निकल। लेकिन भैया मेरे इसमें मेरे दोस्त होता है ना, प्रेम जितना सुख देता है उससे कई गुना ज्यादा भाई बाबू मेरे दुख भी देता है। देखिए ना, बताएंगे वो क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। आगे कहते हैं कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धो पाटी पड़े हो, कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। मतलब क्या है मेरे दोस्त, सुनिएगा कि कवि घनानंद कहते हैं कि हे सज्जन लोग सुनो, सगुण और निर्गुण से कोई तुलना नहीं है। तुम में तो एक पाठ पड़ा है कि मन भर लेते हो किंतु छटाक भर नहीं पाते हो, यानी हृदय का एक छोटा सा टुकड़ा और मेरे वो नहीं भर पाते हो। जरा ध्यान से और प्यार से सुनिएगा मेरे दोस्त, हाँ, और अच्छे तरीके से सुनिएगा मेरे दोस्त। यानी कहने का मतलब हृदय का एक छोटा सा कोना बाबू मेरे जो ना आप नहीं भर पाते हो। माप तौल के भैया मेरे जो ना आप पढ़ लिख लेते हो, सब कुछ कर लेते हो ना, पूजा पाठ कीर्तन वर्तन सब करते हो मेरे दोस्त, लेकिन जो है ना आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए कवि कहते हैं मेरे दोस्त कि अतः कवि का कहना है कि गोपियां कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण उद्धव की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। जितनी भी गोपियां थी मेरे दोस्त कृष्ण जी के दोस्त हुआ करते थे, कभी उद्धव, है ना, उनके साथ गैया चराने जाते थे, ऐसा कुछ। तो जब कृष्ण के प्रेम में गोपियां लीन रहती थी मेरे दोस्त, तो वो उद्धव की बात नहीं सुनते थे। ऐसे होना चाहिए कि भैया हमारे दुनिया से कोई मतलब नहीं, हम प्रेम करें तो बस प्रेम करे जाएं करे जाएं करे जाएं, निस्वार्थ भाव से करे जाए, इधर की बातें नहीं इधर की बातें नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ प्रेम। प्रेम ही मेरे दोस्त दुनिया में अमन और शांति ला सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई चीज ही नहीं है जो अमन शांति ला सके। वही बात है मेरे दोस्त, यहाँ पे जब गोपियां जो ना कृष्ण प्रेम में लीन रहती थी, मस्त होती थी, तो मेरे दोस्त उद्धव की बातों पर वो ध्यान नहीं देती थी, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालती हुई कहती है कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है, ज्ञान का मार्ग जो ना वो कठिन होता है। आज पढ़ने में आपको कितना तकलीफ होता है, देखते हो ना कि ज्ञान का मार्ग कितना तकलीफ है, और प्रेम में पढ़ना हो तो भैया टुक से पढ़ जाते हो। हाँ ले भाई पढ़ गए हम प्रेम में, समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं, ये होता है। तो भैया मेरे प्रेम का मार्ग सुगम होता है, लेकिन ज्ञान का मार्ग भैया मेरे बहुत ही कठिन होता है, ऐसा घनानंद का मानना है। आगे देखिए, अब कहते हैं मुंह आसुआनी ही लय बरसाऊ, है ना, ये क्या कहते हैं कभी सुनो जरा ध्यान से। पर काजही देह को धारी फिरो परजन्य जदा ये जथारथ वह दर्शऊ, निधि नीर सुधा की समान करऊ, सब ही विधि सजनता सरसऊ, है ना। ये क्या कहते हैं मेरे दोस्त, सुनो जरा ध्यान से। कभी कहते हैं कि दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो, यानी मेरे दोस्त अपने लिए मत जियो, परमार्थ के लिए जियो, दूसरे के लिए जियो। अपने लिए जीने में भैया मेरे क्या ही है, जैसे बादल जो है ना मेरे दोस्त वो क्या है, वो दूसरों के लिए जीता है। वृक्ष बाबू मेरे क्या है, वो दूसरों के लिए जीता, अपने लिए कुछ करता है, वो फल देता है मेरे दोस्त, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करता। वृक्ष पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते मेरे दोस्त, वो परमार्थ के लिए, वो दूसरे के लिए जीवित रहते हैं। ठीक है, फल भी देते हैं, दूसरा खाता है, छांव भी दूसरे को देते हैं, है कि नहीं है, धरती को उर्वरक बनाते हैं दूसरे को, है ना, और भी विभिन्न प्रकार के कार्य, ऑक्सीजन देते हैं वो दूसरों के लिए देते हैं, है कि नहीं है, तो वो परमार्थ के लिए देते हैं। बादल भी हमारे किसके लिए बरसता है, दूसरों के लिए बरसता है, अपने लिए कुछ भी नहीं करता। तो इसी प्रकार से आपको भी हमको भी क्या बनना चाहिए मेरे दोस्त, परमार्थ के लिए जो ना वो देह धारण करना चाहिए, शरीर धारण करना चाहिए, दूसरों के लिए जो ना हमें शरीर धारण करना चाहिए, ऐसा। और दर्शन दो मेरे दोस्त, है ना, और मेरे दोस्त क्या दो, आप दर्शन दो, उसका समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो, तथा सब प्रकार से अपनी सजनता का परिचय दो मेरे दोस्त। अपने अंदर जो है ना जो भी दुर्गुण है उसको दूर करो, सज्जन व्यक्ति बनो, परमार्थ के लिए जियो, बस यही कहना क्या है मेरे दोस्त, कभी का है। अपने देह तो धारण सब कोई करता है, लेकिन परमार्थ यानी दूसरों के लाभ के लिए जो ना, दूसरों की भलाई के लिए जो ना, बस एक आदि कोई होता है जो शरीर धारण करता है, ऐसा घनानंद का कहना था। फिर क्या कहते हैं वो सुनो, घन आनंद जीवनदायक हौ कछु मेरिया फिर ही परसौ, कबहू बा विशासी सुजान के आंगन मो आंसू विहीनी लय बरसौ। कहते हैं ये कि कभी
का आग्रह है, किससे? बादल से। कवि का आग्रह है बादल से, और उनके अंदर इतनी वेदना है, इतनी पीड़ा है मेरे दोस्त, वो विरह में इतना जल रहे हैं, वो अपने प्रेमिका से बिछड़कर इतना जो ना वो दुख में है, इतनी पीड़ा में है कि वो कहते हैं कि वो पीड़ा का अनुभव करते हुए कहते हैं कि जीवन रस प्रदान करो, बादल से कहते हैं, ताकि वह भी कभी भी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी आंसू की वर्षा कर सके वो, है ना। ये बादल से कहते हैं कि आप जो ना मेरे आंसू को ले जाकर कहां बरसा दो मेरे दोस्त? मेरे प्रेमिका के आंगन में बरसा दो, है ना। वो विरह पीड़ा से इतने पीड़ित है। हमने क्या कहा मेरे दोस्त? प्रेम में बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। सुजान का भी ये मानना है, सॉरी सुजान कह रहे हैं, घरानंद भी यही कहते हैं, बादलों से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया मेरे आंसू को मेरे कहाँ पहुंचा दो? मेरे प्रेमिका के घर पहुंचा दो, है ना, उसके घर पहुंचा दो, ताकि हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हो सके, है ना, उसके घर जाने की, उसके पास जाने की, है ना। तो ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो ये था मेरे दोस्त क्या अपना, ये था घनानंद का पद था, और यहीं पे घनानंद का पद बाबू मेरे समाप्त होता है। अब बात करते हैं हम लोग अपने स्वदेशी की। अब बात करते हैं मेरे दोस्त अपने स्वदेशी की, जिसके रचनाकार कौन है आप सब जानते हो। स्वदेशी के रचनाकार बाबू मेरे कौन है? बताओ जल्दी से। प्रेम समाप्त होता है। अब आते हैं देश की बात करते हैं। हाँ, सब चीज परे है, बिना देश के सभी लड़े हैं, है कि नहीं है? सब चीज भी मेरे अलग रखो। अब मेरे दोस्त देश में आ जाओ लौट के। अब देश की थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेते हैं। हाँ, बहुत प्रेम की बातें हम लोगों ने कर ली, ओके ना। जरा ध्यान से प्यार से सुनना, ओके। सुन, पहले कवि परिचय, लेखक परिचय, कवि परिचय जो भी है ना। इस स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है मेरे दोस्त? बद्री नारायण चौधरी। इनका नाम जो है ना प्रेमघन है, इनका उपनाम मेरे दोस्त प्रेमघन है, याद रखिएगा। जन्म हुआ था 1 सितंबर 1855 को मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु हुई थी 1922 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था? 1 सितंबर 1855 मिर्जापुर को हुआ था। मिर्जापुर कालीन भैया वाला मिर्जापुर, अरे वाह, है ना, कालीन भैया वाला मिर्जापुर में इनका जन्म हुआ था, याद रखना। और मृत्यु हुई थी 1922 ईस्वी में। यह काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। काव्य के क्षेत्र में और जीवन के क्षेत्र में किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या मानते थे मेरे दोस्त? ये अपना आदर्श मानते थे। कौन? प्रेमघन साहब। इन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था, और 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है प्रश्न मेरे दोस्त, रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? प्रेमघन साहब ने किया था। और याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ये साहित्य सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे थे ये, और इनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व में संग्रहित है। एक इनका जो ना कह सकते एक पुस्तक है, उनमें इनका पूरा जो ना क्या है मेरे दोस्त, रचनाएं जो ना संग्रहित है, प्रेमघन सर्वस्व के नाम से वो है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागम इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इन्होंने जीर्ण जनपद नामक नाटक लिखा, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण बाबू मेरे उन्होंने किया है। फिर मैं कह देता हूं मेरे दोस्त, अब पेज नंबर 120 निकालिएगा सब लोग, और पेज नंबर 120 बाबू मेरे आप सब लोग पढ़ जाइएगा। पेज नंबर 120 बाबू मेरे आप सब कोई पढ़ जाइएगा, बिना रुके बिना छुपे, है ना, पढ़ ही जाइएगा, आज ही पढ़िएगा उसको, ठीक ना। ये सेशन समाप्त होगा मैथ्स के क्लास के बाद, आप आज ही पढ़िएगा इसको, समझ रहे हो ना, आज ही पढ़िएगा। चलिए तो अब पढ़ते हैं हम लोग इनके कविता की तरफ, स्वदेशी कविता की तरफ। पहला कविता क्या कहता है सुनो। सब विदेशी वस्तु नरमत, ये गति रतिरीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। कवि का पहला दोहा है, क्या कहते हैं वो सुनो जरा ध्यान से। कवि कहते हैं कि सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि कवि प्रेमघन कहते हैं कि पराधीनता के कारण सर्वत्र विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ती है। यानी हम जो है ना, गुलामी की बात हो रही है, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय की बात है ये, कि गुलामी के कारण जो है ना हर जगह जो ना विदेशी वस्तुएं ही दिखाई दे रही है। लोगों के चाल चलन रीति रिवाज बदल गए हैं। दुख है कि लोगों में भारतीयता की भावना मर गई है, देश प्रेम की भावना देश में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। देखो उस समय देश की आजादी में कवियों ने भी बढ़ चढ़ कर जो ना वो अपना हिस्सा लिया था। बताओ ये उस समय तंज मार रहे थे कि नहीं मार रहे थे लोगों पे, कि आप लोग जो है ना
एकदम मतलब एकदम विदेशी ही हो गए हो, अपने रीति रिवाज परंपरा को भूलते जा रहे हो, हर जगह जो ना विदेशी वस्तु है और आप उसका इस्तेमाल किए जा रहे हो। स्वदेशी का कोई मतलब नाम ही निशान नहीं है, कहीं भारतीयता का नाम ही निशान नहीं है, भारतीयता आपके अंदर से मर ही गई है। तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त ये जो ना ये उत्सुकता, ये क्या आक्रोश बढ़ाने के लिए मेरे दोस्त कवियों ने भी बहुत योगदान दिया है ना, सबका योगदान मेरे दोस्त बराबर रहा है कमोबेश। यहां पर अगला देखा जाए मेरे दोस्त तो मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किंधव के हैं त्रिसंतान, है ना। अब देखो मेरे क्या कहते हैं अगले दोहा में कि देखकर कोई पहचान नहीं कर सकता है कि यह आदमी भारतीय है या फिर विदेशी है ना, कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि मुसलमान हिंदू सभी अंग्रेज जैसे अब लगने लगे हैं, सूट बूट जूता टोपी है ना, कपड़ा ये सब बाबू मेरे जो है ना वो पहनने लगे हैं, और विदेशी के जैसा जो है ना वो सब प्रतीत होने लगे हैं, ऐसा जो ना कवि का मानना है। फिर कहते हैं कि पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। कहते हैं कवि कि मेरे दोस्त विदेशी विद्या पढ़कर और विदेशी बुद्धि पाकर इनको भारतवासियों को ये कह रहे हैं कि विदेशी विद्या पढ़कर, विदेशी बुद्धि पाकर, विदेशी चाल चलन बहुत अच्छा लगने लगा है इन लोगों को, है ना। भारतीयता का कोई नाम ही निशान नहीं है, अब भारत को सब कोई भूलने लगा है, ऐसा जो ना वो तंज मारते हैं भारतीयों पर कि आप लोग विदेशी पढ़ रहे हो, विदेशी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, विदेशी चाल चलन आपका हो गया, आपके अंदर भारतीयता रही कहां, आपके अंदर भारतीयता रही कहां। तो इसीलिए ये कहते हैं मेरे दोस्त कि वो भारतीयता को लाओ, ये तंज मार रहे हैं मेरे दोस्त, ये भारतीयों पे तंज मार रहे हैं। आगे देखो आगे क्या कह रहे हैं कि ठटे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश, सपने हूं जिनमें न कहूं भारतीयता लेस। कहने का मतलब यह है कि विदेशी ठाठ बाट की बात हो रही है मेरे दोस्त, विदेशी ठाठ में बस सज गए हैं सब देशवासी, है ना। देश भी विदेश जैसा लगने लगा है, सपना में भी भारत के लोगों में भारतीयता नाम की कोई चीज अब नहीं बची है। देखो क्या बात कह दी इन्होंने, कहिए मेरे दोस्त कि एकदम विदेशी ठाट बाट जैसा लोग यहाँ पर रहने लगे हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब भारत कहीं है ही नहीं, भारतीयता कहीं बची ही नहीं है, भारत में ही विदेश जैसा माहौल बन गया है, विदेश जो है सारे तरफ जो है वो विदेशी ही विदेशी दिख रहे हैं, ऐसा माहौल हो गया। आगे कहते हैं बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। वाह क्या बात कही उन्होंने, इन्होंने कहा मेरे दोस्त कि अब हिंदू लोग भी प्रॉपर हिंदी में बात नहीं करते, अब हिंदू लोग भी प्रॉपर जो है ना हिंदी में बात नहीं करते, और अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी वस्तु का उपभोग करना अब भारतीयों को अच्छा लगने लगा है। अब ये अंग्रेजी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं मेरे दोस्त, और अंग्रेजी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही इनको अब जो है ना वो सुहाना लगने लगा, यही इनको अच्छा लगने लगा है। सोचो यही इन्हें अच्छा लगने लगा। फिर आगे कहते हैं अंग्रेजी वाहन बसन, वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विप्रीति, है ना। कहने का मतलब क्या है कि अंग्रेजी है, अंग्रेजी वाहन, गोजी वस्त्र, है ना, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी रीति रिवाज, अंग्रेजी विचार, अंग्रेजी रुचि, मोजी भर आदि सभी चीज मेरे दोस्त क्या है मेरे दोस्त, ये सब जो है ना यानी कुल मिलाकर सब कुछ जो है ना वो क्या हो गया मेरे दोस्त, वो सब चीज क्या हो गया, वो विदेशी हो गया है। अब देश में मेरे दोस्त जो है ना वो कुछ भी अपने भारत का नहीं रह गया है, ऐसा इनका कहना है। सोचो क्या सोच रहे होंगे वो, है ना, अंदर ही अंदर। आगे कहते हैं हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुशील जात, देख लो भाई क्या कहते हैं, सुनो, कहते हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचिल जात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। बाप रे बाप, इतना बड़ा बात कह दिया इन्होंने। सुनो, कहते हैं हिंदुस्तानी नाम सुनकर ही भारत के लोग अब लज्जित हो जाते हैं। क्या बात है भाई, ऐसा माहौल बन गया था क्या कि अब हिंदुस्तानी नाम सुनकर भारत के लोग लज्जित होते हैं, और भारतीय सभी वस्तुओं से भारतवासियों को अब घृणा होने लगी है, यानी भारतीय वस्तुओं को अब वो उपभोग नहीं कर रहे हैं, विदेशों से वस्तुएं चाहिए भाई, ऐसा स्थिति हो गया। आगे कहते हैं देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखू भरा बसे अंग्रेजी माल, यानी कहते हैं कि संपूर्ण देशवासियों की वेशभूषा शहरी हो गई है, सारे चाल चलन सारे चाल चलन में अंग्रेजीपन आ गया है। हजारों ग्रामीणों की बात करें अब वो केवल अंग्रेजी माल ही, हजारों जो है ना ये ग्रामीण बाजारों में केवल अंग्रेजी माल ही भरे पड़े दिखते हैं, बाहर के विदेशी वस्तुएं ही दिख रही है, अपना स्वदेशी तो कुछ है ही नहीं।
कुछ रहा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। आगे कहते हैं कि जिनसो संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करिहेंगे ये वे यह कैसी खाम ख्याली। कहते हैं कि जिन नेताओं को शरीर की ढीली ढाली भारतीय धोती संभाल नहीं पाती है, वो देश के शासन संभाल लेंगे। यह तो उनकी कोरी कल्पना जैसी है। भाई जिससे धोती नहीं संभलती है वो देश को क्या संभालेंगे। जिनसे मेरे दोस्त धोती नहीं संभलती है ना, वो देश के कमान को क्या संभालेंगे मेरे दोस्त। यह तो एक कोरी कल्पना ही है। कितना बड़ा बड़ा तंज मारे हैं, सोच लो कितना उनके अंदर ये पीड़ा होगी जब ये बात लिख रहे होंगे, कितनी पीड़ा होगी जब बात ये लिख रहे होंगे, सोचो। कहते हैं दास वृत्ति की चाह चहूं, दीसी चारहू वरन बढ़ाली, करत खुशामत झूठ प्रशंसा, मनहू मने डफाली, मनहू बजे बने डफाली। यानी गुलामी करके जीवन यापन करना, ब्राह्मण क्षेत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य चारों वर्ण के लोगों की चाहत हो गई है कि मेरे दोस्त अब जो है ना हमें गुलामी ही करनी है, हमें चाकरी ही करनी है ना। चारों वर्णों की बात कर रहे हैं ये। अब इनकी चाहत हो गई कि भैया हम अंग्रेजों की गुलामी करें, है ना। अंग्रेजों की खुशामद करने वाले, भारतीय वस्तु की झूठी प्रशंसा करने वाले, ये भारतीय मानो डफली बजाने वाले ये बन गए। इतना होता है ढोल बजा रहे हैं, अंग्रेजों का गाना गा रहे हैं, अंग्रेजों का है कि नहीं है, अंग्रेजों की खुशामद कर रहे हैं, है ना, बड़ाई कर रहे हैं भाई। अब उनको भारतीय वस्तु से क्या लेना देना, है ना, भारतीय वस्तु, क्योंकि अब अंग्रेजों के वो पनाह में है, अंग्रेजों की चाकरी कर रहे हैं, अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं, सीधी सी। ऐसा मेरे दोस्त स्थिति बाबू मेरे हो गई थी। तो ये रहा आपका 2 चैप्टर बाबू मेरे, आज जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है। थोड़ी देर बाद जो है मैथ्स का मैंने प्रीमियर किया है, आप सब जो है ना मैथ्स का प्रीमियर भी आप लोग देखिएगा जाकर के। मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ाया, मैंने उसको समझिएगा, ओके ना। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तबीयत ठीक रहा तो सुबह में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय सबको, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय और गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।